अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज एक नया टॉपिक नियोप्लेजिया, कैंसर भी कहा जाता है और जो है ऑन्कोलॉजी जो डोमेन है वो बेसिकली ऑल एनकैम्पसेस कैंसर। अच्छा, अब कुछ कैंसर की टाइप्स के मतलब बात हो रही है। कार्सिनोमा की जब हम बात करेंगे तो ये वो कैंसर है जो कि स्किन और टिश्यूज़ जो कि इनर ऑर्गन्स का जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो है बनाते हैं बाउंड्रीज, उसको कैंसर को जो वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्सिनोमा। सार्कोमा बेसिकली इज द कैंसर ऑफ द बोन, कार्टिलेज, फैट, मसल, ब्लड वेसल्स और अदर कनेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यू। ल्यूकीमिया आमतौर पर इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। रिसेंटली एक एक्टर की डेथ हुई है इस ल्यूकीमिया की वजह से। ही इज़ बीन फाइटिंग विद ल्यूकीमिया फॉर 2 years. It's कैंसर ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन जो बोन मैरो है और उसमें नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स के जो है प्रोडक्शन, दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकीमिया। लिम्फोमा और माइलोमा जो है, माइलोमा इज़ बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन सिस्टम का जो एबनॉर्मेलिटी और ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। लिम्फोमा है लिम्फोसाइट्स की ओवर प्रोडक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ कैंसर्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रोड्यूस होते हैं। और कैंसर डिपेंडिंग अपॉन कि किस साइट का है डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। लिवर का कैंसर है, इट बिहेव्स डिफरेंटली एज कम्पेयर टू द कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का जो है न्यूरल कैंसर से डिफरेंट बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि कैंसर का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। जिस जगह पे वो स्टार्ट होता है वो अपना जो माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, दैट माइक्रो इन्वायरमेंट is different from other microenvironment. जो बोन मैरो का माइक्रो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू माइक्रो इन्वायरमेंट किसी सॉलिड टिश्यू का या प्रोस्टेट का। तो कैंसर की जो टाइप्स है उसकी ग्रोथ जो है, उसका जो है आगे म्यूटेशंस हैं, ये वो सारी उस माइक्रो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। कैंसर को जो कहा जाता है वो कहते हैं कि जी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है। ये तो एक नॉर्मल कॉमन डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब नॉर्मल ग्रोथ होने की क्या वजूहत हो सकती हैं, क्यों वो ग्रोथ से बाहर निकल गया? होता ये कि जब सेल साइकिल चलता है, सेल साइकिल की अपनी प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन डिपेंडेंट काइनेजेस एंजाइम्स हैं जो कि उन प्रोटीन्स को एनहांस करते हैं उनका फंक्शन। अच्छा, अब नॉर्मल जीन्स है, सेल ने डिवाइड करना है। अगर इंजरी हुई है सेल ने डिवाइड करना है। अब आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो सेल्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के सेल्स हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। स्किन के सेल्स हैं, इंजरी होती है डिवाइड करते हैं। जब वो म्यूटेट करते हैं डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है कि अब दो तरह की जीन्स हैं। एक वो जीन्स हैं जो कि सेल डिवीजन के साथ हैं, जो कि सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती हैं, वो प्रोटोऑन्को जीन्स हैं, यानी कि वो ग्रोथ में काम आती हैं। इसी तरह जब एबनॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन होती है कि म्यूटेशन की सेल साइकिल को रोका जाता है कि सेल डिवाइड ना करें, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूमर सप्रेसर जीन में P53 है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है प्रोटॉन का जीन में। अगर फंक्शन ख़राब हो जाए या ख़त्म हो जाए तो ट्यूमर सप्रेसर जीन ज़्यादातर इफेक्ट होती हैं, और अगर फंक्शन ज़्यादा होने लग जाए तो प्रोटोऑन्कोजीन्स। अब प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या चीज़ है? प्रोटोऑन्कोजीन्स हर वो जीन्स हैं जो कि सेल ग्रोथ में हेल्प करती हैं। नॉर्मली वो सेल ग्रोथ में हेल्प करती हैं, लेकिन अगर कार्सिनोमेटस ग्रोथ हो जाए तो वही प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं, वो ऑन्कोजीन्स बन जाती हैं। डीएनए आमतौर पे P53 जो है गार्डियन ऑफ जीनोम कहते हैं, ये डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। डीएनए रिपेयर में हेल्प करेगा, सेल को रोक के सेनेसेंस में ले जाएगा, सेल रुकेगा, रिपेयर होगी और उसके बाद सेल साइकिल चलेगी। अगर रिपेयर नहीं हो सकती तो सेल को जो है अपॉप्टोसिस में ले जाने में भी, उसको ख़त्म करने में भी P53 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अब दो तरह के कैंसर्स हैं, एक है बिनाइन और एक है मेलिग्नेंट। अच्छा, हम आमतौर पे जो बिनाइन है उनको ट्यूमर्स कहा जाता है, ठीक है। और जो मेलिग्नेंट है, जब हम कैंसर की बात करते हैं, मीन्स के मेलिग्नेंट है वो, उसमें वो टेंडेंसी है कि वो इन्वेड करेगा और वो अगली जगह पे स्प्रेड कर सकता है। अच्छा, अब डीएनए डैमेज इंड्यूस करने में आयोनाइजिंग रेडिएशन, डिफरेंट कार्सिनोजेनिक्स हो सकते हैं, वो केमिकल्स हो सकते हैं, वो आपकी डाइट में हो सकते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि म्यूटेशंस कॉज करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो नॉर्मल सेल्स को इफेक्ट करते हैं। जब नॉर्मल सेल को इफेक्ट करते हैं, डैमेज होता है, तो डीएनए डैमेज को जो है ना वो रोकने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए P53 एक्टिवेट होती है। P53 एक्टिवेट होती है तो वो P21 जो है, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, उसको एक्टिवेट करती है। वो क्या करता है, G1 फेज में सेल साइकिल को रोक देता है। अगर
रोक देता है। इसी असना में जो GAD45 जो प्रोटीन है, वो रिपेयर प्रोटीन है, वो भी एक्टिवेट हो जाती है और कोशिश की जाती है कि रिपेयर हो जाए। अगर सक्सेसफुल रिपेयर हो जाती है, नॉर्मल सेल्स उसी तरह ही आगे डिवाइड करते हैं, या अगर रिपेयर फेल हो जाती है तो जो P53 है वो अपोप्टोसिस रिलेटेड जीन को एक्टिवेट करता है, जिसमें बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोटीन को एक्टिवेट करने के साथ सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि सेल का जो फेट है वो ये है कि उसने वो रिपेयर नहीं हो सका सही, उसमें DNA में म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म होना ही बेहतर है। अब कैंसरस सेल क्या करता है, DNA डैमेज होता है, सेल साइकिल रेस्ट नहीं होता। P53 जो ना P21 को एक्टिवेट करता है ना GAD45 को एक्टिवेट करता है। रिपेयर जो है वो अननोटिस जाती है। ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स है P53, उसका एक्शन जो है वो म्यूटेटेड होता है। वो जो है ना सेल ग्रो करता रहता है, जो सेल साइकिल है वो चलता रहता है, और जब जितना ग्रो करता है उतनी दफ़ा जो उसमें म्यूटेशंस जो हैं वो ज़्यादा आती जाती हैं। म्यूटेशंस हर सेल हर डिवीजन पे नई म्यूटेशंस लेके आता है। कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं कि कुछ साइकिल के बाद सेल सर्वाइव नहीं कर सकता है, सेल ख़त्म हो जाता है, और बहुत सारी म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो सेल को हर साइकिल के बाद और किसी तरीके से डिफरेंट जो है ना वेज से वो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। अब 6 फंडामेंटल चेंजेस हैं ये, जो पहले जब हेलमार्क्स कैंसर के आए थे, वैनबर्ग ने जब डिटरमाइन किए थे, उन्होंने कहा था ये 6 चेंजेस हैं। पहले ये सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ फैक्टर, खुद ब खुद अपने आप को जो है ना एक्टिवेट रखते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। फिर दूसरा है कि इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं उनको जो है अवॉइड कर जाते हैं। इनसेंसिटिविटी होती, ग्रोथ अगर इनहिबिशन हो रही है या 2 चेक पॉइंट्स पे अगर P53 रोकने की कोशिश कर रहा है तो सेल रुकता नहीं है। सेल इंस्टेड कि उसका DNA जो है म्यूटेटेड है और वो सही तरह रेप्लिकेट नहीं है, वो फिर ग्रो करता रहता है। एवेट करते हैं पॉप्टोसिस का। नॉर्मली जब आपको पिछले मैंने बताया उसमें कि P53 जो है वो पॉप्टोसिस भी करता है अगर DNA रेप्लिकेशन में एरर हो। तो यहाँ क्या होता है कि एंटी अपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स हैं उनको ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस से बच जाता है। इसके अलावा जब रेप्लिकेट करता जाता है तो अनलिमिटेडली रेप्लिकेट करता है, कहीं रुकता नहीं है उसकी जो है ना रेप्लिकेटेड। नॉर्मली साइकिल जो चलता है उसमें ये होती है कि हर सेल की अपनी एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद सेल जो है वो फर्दर ग्रो नहीं करता, या तो सेनेसिस में चला जाता है या वो ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल आपके पास रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं, 120 डेज के बाद वो पॉप्टोसिस होता है, ख़त्म हो जाते हैं। न्यूरोनल सेल्स हैं, उनकी एक ख़ास ग्रोथ का है टाइम, उस ग्रुप के बाद जब वो फुल अपनी ग्रोथ अटेन कर लेते हैं, जो नर्वस टिश्यू, उसके बाद क्या होता है कि वो फर्दर रेप्लिकेट नहीं करते, वो अपने फंक्शंस को सिर्फ मेंटेन कर रहे होते हैं, और लेकिन ये कि वो फर्दर जो है ना वो एनहांस और नहीं करते, वो ग्रो नहीं करते। दूसरा एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स फ्रॉम ऑल ऑलरेडी एग्जिस्टेड ब्लड वेसल, के पहले से एक बहुत बड़ी वेसल मौजूद है, उसमें से जो स्पर्टिंग होती है, ठीक है, जिस तरह आपके जो है फूल में से कलियां खिलती हैं या उसमें से शाखें निकलती हैं एक बड़े पौधे में से, इसी तरह एक बड़ी वेसल्स में से जो फर्दर ब्लड वेसल्स बनती हैं वो एंजियोजेनेसिस होती है। उसको करता है सेल, और बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि उसने अपने आप को सर्वाइव करना है। उसके बाद इन्वेड करता है, पेनिट्रेट करता है, और फिर आगे मेटास्टाइज यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की ये कोशिश करता है। अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं हर स्टेप को कि हर स्टेप एक्चुअली किसका बिहेव कर रहा है। ये वो फर्स्ट थे जो 2004 या 5 में ये 6 जो है ना फंडामेंटल चेंजेस जो है ना वैनबर्ग ने जो है ना वो बताई थी कि ये 6 चेंजेस हैं जिसको कैंसर सेल्स लेके चलते हैं। सबसे पहले हम सेल्फ सफिशिएंसी एंड ग्रोथ को, ये वो हेलमार्क्स जो 2004 में बताए थे और वो यही है। Sustained proliferative signaling, evading growth, activating invasion, metastasis, replicative immortality, angiogenesis and resisting cell. ये जो है अब सेल रेगुलेटरी नेटवर्क्स हैं। अच्छा, बहुत ये सिर्फ कैंसर सेल का नहीं है, एक्चुअली नॉर्मल सेल के भी जो सेल सिग्नलिंग पाथवे वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अब उनको किसी एक को रोक के और बाकी जो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट है उनको ख़त्म करना वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैंसर कीमोथेरेपीज वगैरह जो है वो इसलिए फेलियर की साइड पे ज़्यादा जाती हैं कि आप एक जगह को, एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को तो रोक देते हैं,
लेकिन और बहुत सारे टायरोसिन काइनेज हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, इंटेग्रिन्स हैं, उनके ज़रिए, उनकी एक्टिवेशन के ज़रिए वही पाथवे जो है, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है और जीन रेगुलेट होती हैं। वो बेशक जीन्स जो हैं वो सेल सर्वाइवल की जीन्स हो या सेल प्रोलिफरेशन की जीन, वो कंटिन्यूसली जो है ना उनमें सिग्नल्स आते रहते हैं, वो प्रोलिफरेट करती रहती हैं। आपको इसलिए मल्टीपल वेज पे, मल्टीपल पाथवेज पे आपको जो रोकना पड़ता है अगर आपने जो है ना कैंसर को ट्रीट करना। या ये होता है कि ज़्यादातर जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो माइक्रोट्यूबुलर असेंबली पे रोकती हैं, या वो डीएनए को डैमेज इंड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से सेल जो है ना वो ख़त्म होता है। या वो ये कोशिश करती हैं कि अपॉप्टोसिस इंड्यूस की जाए कि सेल मरे। अगर आप सिग्नलिंग पाथवेज को करने लगेंगे, ये भी जो इस तस्वीर में आपको सिग्नलिंग पाथवे नजर आ रहे हैं बहुत कम है, बड़ा कम्प्लेक्स नेटवर्क है सिग्नलिंग का। वो जो है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो एवरी सिग्नल हैज़ इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। वो बहुत सारे सिग्नलिंग है, बहुत सारी सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं जिनको इनहिबिट किया जा सकता है और जिनको स्टडी किया गया है कैंसर की ग्रोथ के अंदर। अच्छा, सेल सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त हेलमार्क है। अब इसमें ये ज़बरदस्त क्यों? नॉर्मली ये होता है कि जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो उसको कोई एक्सटर्नल सिग्नल चाहिए होते हैं। विदाउट एक्सटर्नल सिग्नल ना सेल खुद ब खुद डिवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल जब बोन मैरो को इंजरी होती है और सेल डिस्ट्रॉय होते हैं तो तब बोन मैरो स्टिमुलेट होती है कि वो बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स बनाए, क्योंकि कमी हुई इस वजह से कि उसको डैमेज हुआ है, वो रेडिएशन की वजह से डैमेज हो, वो हड्डी टूट गई है उसकी वजह से डैमेज हो। इसी तरह स्किन में जो है, स्किन नॉर्मली जब ग्रो करती है और तो उसको या तो जख्म होता है कोई, या वो जलती है, ठीक है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के ज़रिए या हीट के ज़रिए या केमिकल उसके ऊपर गिर जाता है या कट लग जाता है, तो तब ये सिग्नल्स होते हैं जो कि उसको कहते हैं ग्रो करें। अच्छा, अब कैंसर सेल ने इनिशियली तो ग्रोथ सिग्नलिंग पे रिलाई करता है, लेकिन ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग नहीं होंगे तो वो सर्वाइव किस तरह करेगा? तो उसने क्या मैकेनिज्म रखा है कि वो ये करता है कि खुद ब खुद ना लाइगेंड्स बनाता है, रिसेप्टर्स उसके पास हैं ग्रोथ के, वो अंदर से उनको एक्टिवेट करने के लिए प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा है, इस तरह के लाइगेंड्स जो है मॉलिक्यूल स्पेशल बना के सेल्स के बाहर भेजता है एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। और वो जो लाइगेंड्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल के जो प्रोलिफरेटिव रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस है, उनको एक्टिवेट करता है, सेल जो है डिवाइड कर जाता है। या तो ये मेथड है, या आप ये करें कि जो आपके, अगर आप किसी सेल में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल्स बना सके, तो वो क्या करता है कि वो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको म्यूटेट कर देता है। अब वो म्यूटेटेड रिसेप्टर जो है ना हाइपर फॉस्फोलेटेड फॉर्म में होते हैं और वो खुद ब खुद कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं और सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, तो वो एक्सपोनेंशियली डिवाइड करता रहता है और वो ट्यूमर को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। इसी तरह जो इनसेंसिटिविटी है ग्रोथ से, अब एंटी ग्रोथ सिग्नल कौन थे? अब एंटी ग्रोथ सिग्नल से सबसे बड़ा जो सिग्नल है वो P53 है, ठीक है। एंटी ग्रोथ सिग्नल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जब आप सेल साइकिल पढ़ेंगे तो सेल साइकिल के अंदर जो G1 फेज है, लेट G1 फेज है, जिसमें सेल ने आगे प्रोग्रेस करना होता है, उसको डिक्टेट करती है रेटिनोब्लास्टोमा जीन। रेटिनोब्लास्टोमा जीन जो है वो हाइपोफॉस्फोलेटेड फॉर्म में होती है। जब आप उसको हाइपर फॉस्फोलेट करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है और सेल साइकिल आगे प्रोसेस करता है। तो बाद दफ़ा ये होता है कि आप उसे हाइपर फॉस्फोलेटेड फॉर्म में रखें या वो म्यूटेट हो जाए आरबी, वो सेल साइकिल को आगे चला के रखती है। ये P53 जिसने रोकना है, अगर चले आरबी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हुई है, अगर उस P53 आगे फुल एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा, नॉर्मल होगा, तो वो सेल साइकिल को रोक लेगी। लेकिन होता ही है कि सेल जो कैंसर सेल है उसने ये भी डिटरमाइन कर लिया होता है कि जी अगर आरबी को मैंने एक्टिवेट करना है और हाइपरफॉस्फोलेट करूंगी और आरबी एक्टिवेट होगा, ये म्यूटेटेड आरबी है, तो आगे P53 को भी तो म्यूटेट करना है, तो P53 भी म्यूटेटेड होता है। लिहाजा ये दोनों म्यूटेशंस एंटी ग्रोथ सिग्नल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो सेल को आगे प्रोलिफरेट करने में हेल्प करते हैं, वो प्रोलिफरेशन को, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन को रोकते नहीं। इसके बाद यही आप ये देखें कि मैकेनिज्म एक्सटर्नल सिग्नल्स आए, रैस या माइक जो है उनको एक्टिवेट किया, उन्होंने साइक्लिन को एक्टिवेट किया, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 जो है ना साइक्लिन डी के साथ जो है वो एक्टिवेट होता है और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है वो दैट लीड्स टू आरबी फॉस्फोरिलेशन।
आरबी फॉस्फोरिलेशन E2 फैक्टर को एक्टिवेट करती है, वो साइक्लिन E को एक्टिवेट करता है। साइक्लिन E साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 के साथ कॉम्बिनेशन एक बनाती है जो कि सेल साइकिल को G1 से S में लेके जाता है। अब यहाँ इनहिबिटरी प्रोटीन्स रखी हुई हैं, यहाँ P21 भी है जिसको P53 डिक्टेट कर रहा है, यहाँ P16 इन फैमिली की प्रोटीन्स भी हैं और यहाँ P27 भी है। जब आरबी जो है हाइपर फॉस्फोरिलेट होगा, ठीक है, वो फॉस्फोरिलेशन फॉर्म में रहेगा, तो P27, P16 और P21 की जो स्टॉपेज है, ठीक है, जो ये नाके लगे हैं वो उसको वो आगे निकल जाएगा लेके, और जो है ना इनको खातर में नहीं लाएगा। तीसरा जो स्टेप था वो ये था कि अवॉइडिंग अपॉप्टोसिस से बचना है, ठीक है। तो सेल्स जो है दे आर बोर्न टू लिव फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिससे पहले बात हुई थी, उसके बाद जो है उन्होंने अपॉप्टोसिस में चले जाना है। फिजियोलॉजिकल सेल डेथ है, सेल सुसाइड है, प्रोग्राम्ड है, जिससे अपॉप्टोसिस की पहले भी हमने बात की हुई है। सेल डिलीट हो जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ है, ठीक है। इस सिग्नल्स को ये, ठीक है, दो पाथवे हैं अपॉप्टोसिस के। अगर आप नॉर्मल सेल में देखेंगे एक्सट्रिंसिक अपॉप्टोसिस और इंट्रिंसिक अपॉप्टोसिस है। एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि बाहर से सिग्नल आए हैं, डेथ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया, डेथ रिसेप्टर्स ने डाउन रेगुलेट जो है डेथ रिसेप्टर डोमेन्स जो एक्टिवेट होते हैं, वो कैस्पेज 1 को एक्टिवेट करते हैं। कैस्पेज 8 जो है वो 3, 6 और 7 के कम्प्लेक्स को, जो कि एग्जीक्यूशनल कैस्पेज जिनको कहा जाता है, उनको एक्टिवेट करते हैं, अपॉप्टोसिस हो जाती है। ये वो है जो सिग्नल्स बाहर से आ रहे हैं। बैक BACL, बैड, बिग, बिम, NIP3, BNIP3, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि एंटी अपॉप्टोटिक प्रोटीन्स हैं। इनको भी इनहिबिट किया जाता है तो अंदर कैस्पेसिस जो है वो अपॉप्टोसिस में जाती हैं। नॉर्मल सेल्स में जब अपॉप्टोसिस नहीं होनी होती तो ये एंटी अपॉप्टोटिक प्रोटीन है, ये कैस्पेसिस को, एग्जीक्यूशनल कैस्पेसिस को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से अपॉप्टोसिस नहीं होती। इसी तरह इंटेंसिकली जो है सेल के अंदर कुछ खराबी हो गई है, तो सेल के अंदर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C जो है वो रिलीज होता है, जो कि प्रोकैस्पेज 9 और जो है ना एपैफ जो है प्रोटीन, उसके साथ मिलकर अपॉप्टोसोम बनाता है, जो कि पीछे डायरेक्टली अपॉप्टोसिस करता है। अब आपने क्या करना है, अपॉप्टोसिस को रोकना है, तो सबसे पहले आपने करना है एंटी अपॉप्टोटिक प्रोटीन्स को जो है ना एक्टिवेट कर देना है। एंटी अपॉप्टोटिक प्रोटीन्स जब सेल में एक्टिवेट हो जाएंगी, डेथ रेजिस्टेंट सेल्स को जो है वो इनहिबिट करेंगी या रेजिस्ट करेंगी, और उसके साथ सेल अपॉप्टोसिस में नहीं जाएगा। ये वही अपॉप्टोसिस के पाथवेज हैं, थोड़े से एलैबोरेशंस है, उसी तरह जो है एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं, हो रहे हैं। और जो है कैस्पेज 8 जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे का अपॉप्टोसोम है, जैसे प्रोकैस्पेज 9 है, PAF1 है और साइटोक्रोम C है, ये कैस्पेज 9 को डायरेक्ट एक्टिवेट कर रहे हैं, और फिर वो एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस हैं 3, 6, 7 उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपॉप्टोसिस होती है। और एंटी अपॉप्टोटिक प्रोटीन्स जो है उनको एक्टिवेशन से की एक्टिवेशन से जब ये सेल जो है कैंसर सेल अपने आप को सेव कर लेता है ताकि वो सर्वाइव भी करे और फिर प्रोलिफरेट। उसके बाद है लिमिटलेस रिप्रोडक्टिव टेंशन। नॉर्मली जो है सेल की कुछ, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ अरसे बाद सेल जो है वो रुक जाते हैं, उनकी एक स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेशन टाइम है, और ये डबलिंग टाइम इसे कहते हैं। और ये डबलिंग टाइम इन विट्रो एनालिसिस में देखा है कि सेल्स जो हैं, जो प्राइमरी सेल्स हैं, अगर आप बॉडी से कुछ सेल्स निकालते हैं और उनको कल्चर में डालते हैं और वो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आफ्टर सर्टेन सेल डिवीजन्स वो मल्टीप्लाई करना रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड द डबलिंग टाइम ऑफ दैट वन, और ये स्टॉप हो जाता है, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के जरिए रुक जाता है। नॉर्मली 60 to 70 डबलिंग्स है, इसको हेफलिक लिमिट कहते हैं कि जी लिमिट, हर एक सेल की अपनी एक लिमिट है, कोई 60 to 70 डबलिंग करता है, कोई 50 डबलिंग्स करता है, तो ये उसकी लिमिट है कि इससे आगे वो मल्टीप्लाई नहीं करता। इसमें ये होता है कि या तो आरबी और P53 को इनएक्टिवेट किया जाए, उसको म्यूटेट किया जाए, जो सेल्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक टीलोमेयर है, टीलोमरेज एक एंजाइम है, उसको ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब सेल हर दफ़ा डिवाइड करता है तो डीएनए जो है उसके एंड जो है वो रेप्लिकेट प्रॉपर नहीं होते, तो डीएनए शॉर्टनिंग होती चली जाती है। तो 60-70 डबलिंग्स जो हेफलिक लिमिट्स है, इस पे इतनी शॉर्टनिंग हो जाती है कि फर्दर डीएनए इस कैपेबल नहीं होता कि वो मल्टीप्लाई कर सके फर्दर, वो रेप्लिकेट कर सके फर्दर, तो सेल जो है वो सेनिसेंस में या स्टॉपेज में चले जाते हैं।
कैंसर सेल क्या करता है कि कैंसर सेल ने एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे टीलोमरेज कहते हैं। टीलोमरेज जो एंजाइम्स है वो जो एंड होते हैं डीएनए के उस पर न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस ला के लगाता है, और जब वो रेप्लिकेट करता है डीएनए तो डीएनए जो है ना हमेशा फुल रेप्लिकेट करता है। टीलोमरेज एंजाइम हर रेप्लिकेशन में उसके एंड्स को शॉर्ट नहीं होने देता। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है वो लिमिटलेस हो जाता है एक कैंसरस सेल का। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस की। एंजियोजेनेसिस जो है, एंजियोजेनेसिस मींस के ब्लड वेसल फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, ब्लड वेसल फॉर्मेशन एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड ब्लड वेसल से वैसे नहीं हो जाती, उसके लिए कुछ सिग्नल्स चाहिए। ठीक है, जो सिग्नल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स को इरोड करें। ठीक है, वहाँ से जो पेरिसाइट्स हैं, सेल बाहर जो सेल अटैच हैं ब्लड वेसल को कवर कर रहे हैं वो अलहदा हों। उसके बाद जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो अलहदा हों। फिर एंडोथीलियल सेल्स जो अकॉर्डिंग टू सम ग्रेडियंट वो उस तरफ मूव करें। जिस तरह आपने पाइट पाइपर की वो एक देखा होगा जिसमें वो चूहों बच्चों को लेके चला जाता है, पहले वो चूहों को लेके जाता है, फिर वो बीन जाते हैं तो बच्चों को लेके चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही जो है इसमें ये होता है कि एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सम सिग्नल जो है ना वो उस सिग्नल की टाइप पे ग्रो करने लग जाते हैं। सिग्नल क्यों ग्रो करते हैं? नॉर्मली ये होता है कि जो सेल जो है सरवाइव करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर के वो तकरीबन 100 माइक्रोन डायमीटर के अंदर जो है ना वो रहे। 100 माइक्रोन डायमीटर के अंदर ब्लड वेसल से सेल रहते हैं तो उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलती रहती है। जब 100 माइक्रोन से बाहर डायमीटर के चले जाते हैं और एरिया से बाहर निकल जाते हैं तो उनको ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि कैंसर सेल को भी न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। उन्होंने भी अमीनो एसिड लेके अपनी प्रोटीन्स बनानी, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो है ना वो जब सेल जो है वो ग्रो कर रहा होता है कैंसर सेल, तो बाद में ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट हो जाती है। तो जब सेल सप्लाई इनएडिक्वेट होती है तो वो सेल जो है वो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में चला जाता है। तो जो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं उस पर हाइपोक्सिया के इंड्यूसिंग फैक्टर 1 अल्फा सिक्रीट होता है। हाइपोक्सिक फैक्टर 1 अल्फा जो है ये एक फैक्टर है जो कि हेल्प करता है कि जो सेल जो है वो एंजियोजेनेसिस करें, ब्लड वेसल्स जो है वो स्पर्ट करें, वो ब्रेक करें और वो निकले। अच्छा, इनकी ब्रेकेज में एक एंजाइम है मेटालिक मेम्ब्रेन प्रोटीनेजेस। ये जो है वो लोकली जो उस एरिया में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो ये एंजाइम स्क्रीट करते हैं जो उधर के फाइब्रस टिश्यू है उसको खाली करते हैं। इसके अलावा सेल को जो ब्लड वेसल उसको थोड़ा सा रोड करते हैं और फिर अंडर ग्रेडियंट जो है वहाँ से एक ऑलरेडी जो बड़ी ब्लड वेसल्स वहाँ से छोटी शाखें बननी शुरू होती हैं कि जो दूर दराज के जो सेल्स हैं वहाँ तक भी ब्लड सप्लाई को एस्टेब्लिश। अच्छा, यहाँ देखें वही जो एंजियोजेनेसिस की बात हुई थी, तो देयर आर सीक्वेंशियल स्टेप्स स्टार्टेड फ्रॉम हाइपोक्सिया। जब हाइपोक्सिया होता है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है, तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर जो है वो स्टेबलाइज होता है। यही जो ट्यूमर है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मर ग्रोथ फैक्टर बीटा है, FGF है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है, एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर है, वेजोएक्टिव एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। ये जो है ये सारे फैक्टर्स जो हैं क्या करते हैं, ये फैक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज होते हैं और ये इनके फैक्टर्स के अगेंस्ट जो है देयर आर रिसेप्टर्स ऑन द एंडोथीलियल सेल्स। अच्छा, आप सिर्फ एंडोथीलियल सेल्स सीधा नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि ये आप ये देखें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसने एनगल्फ किया हुआ पूरी बड़ी ब्लड वेसल को। अब आपने इसको भी करना है तो उसको करने के लिए जो लोकलाइज जो फाइब्रोब्लास्ट है वो MMP जो है मेटालिक प्रोटीनेजेस जो है स्क्रीट करते हैं, जो कि प्रोटियोलिटिक डीग्रेड कर रहे हैं इस टिश्यू को। अब प्रोटियोलिटिक डीग्रेड होती है, डीग्रेडेशन के साथ ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये टूटती है। जो सिग्नल्स हैं वो डायरेक्टली एंडोथीलियल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो टिप सेल्स में चेंज होते हैं। अब टिप सेल का मतलब ये है कि ये वो इंजन है जिसने आगे उस जो है ट्यूमर के साइड पे जाना है, जिससे जिधर से ये सिग्नल्स ये मॉलिक्यूल्स जो है स्क्रीट हो रहे हैं, क्योंकि उसने वहाँ तक ब्लड सप्लाई देके जानी है। तो होता ये है कि टिप सेल जो है वो आगे आगे चलते हैं और टिप सेल के पीछे जो सेल्स आते हैं वो स्टैक सेल बनते चले जाते हैं। स्टैक सेल बनता है, आगे टिप सेल चलता है, फिर स्टैक सेल, आगे टिप सेल। तो अल्टीमेटली जो है वो ग्रेडियंट जो है वो इतना ज़्यादा होता है इसका कि वहाँ से जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स ट्यूमर।
अच्छा, ट्यूमर की तरफ माइग्रेट करते हैं तो नॉच 1 और DLL4 जो सिग्नल वो ये करती है कि पिछले वाले सेल्स को इनहिबिट करती है। अब ये देखें, ये एक सेल्स जो है ना, इस सेल्स की ग्रोथ चाहिए और इन सेल्स को स्टेबल होना है, क्योंकि अगर ये सेल भी पीछे से ग्रोथ करते रहेंगे तो लीकी ब्लड वेसल्स बनेंगी। तो लिहाजा ये होगा कि पहला सेल आगे चला जाएगा, उसके पीछे वाला सेल उसके पीछे है, अगला वाला सेल जो है मल्टीप्लाई करके आगे होगा और पीछे वाले सेल को स्टेबल कर देगा, फिर आगे मल्टीप्लाई होगी। तो लिहाजा ये नॉच 1 और DLL4 सिग्नल है, ये इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं जो पिछले वाले सेल्स को स्टेबलाइज करते हैं। जब ब्लड वेसल पूरी बन जाती है तो अब ये लीकी इमेच्योर ब्लड वेसल्स, अब ये देखें कि ये सिर्फ जो एंडोथेलियल सेल्स बन रहे हैं, इसके बाद कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कोई पेरिसाइट्स वगैरह नहीं है। तो जब नॉच 1 DLL सिग्नलिंग के साथ जब ट्यूमर जो इनहिबिशन हो जाती है, फाइनल इनहिबिशन होती है, वो क्या करती है कि फाइनल इनहिबिशन के साथ इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी बन जाती है, लेकिन पेरिसाइट ज़्यादातर उसको कवर कर लेते हैं और ये ब्लड वेसल जो है वो लीकी होती है। तो ट्यूमर की जो वेस्कुलेचर होती है, जो ट्यूमर में वेसल्स गई होती हैं, वो लीकी होती है। इससे ये होता है कि हाइपॉक्सिक एनवायरनमेंट एक थोड़ा सा रिवर्ट हो जाता है, दूसरे ये कि यहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचने लग जाती है और ट्यूमर जो है वो यहाँ से ये देखें कि ट्यूमर जब ब्लड वेसल पहुँच गई है तो वो ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसलिए एंजियोजेनेसिस है, दैट इज़ वन ऑफ द मेडिसिन अवेलेबल कि हम जो है ना उसमें ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को भी रोकें ट्यूमर के अंदर। अच्छा, अब बात आ जाती है ट्यूमर के इन्वेजन की और मेटास्टेसिस की। अच्छा, इन्वेजन और मेटास्टेसिस में जब आगे उसने तोड़ना, ये जिस तरह बुलडोजर नहीं होता कि जब आप बर्फबारी हुई होती है या मिट्टी पड़ी होती है तो आपने रास्ता क्लियर करना होता है, बुलडोजर से रास्ता क्लियर करते रहते हैं, वो मिट्टी उठा के साइड पे करते रहते हैं। इसी तरह जो वहाँ लोकली जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये कैंसर एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस हैं, वो क्या करते हैं, वो मेटालिक मेम्ब्रेन प्रोटीनेजेस स्क्रीट करते हैं, इवन के ट्यूमर इटसेल्फ भी स्क्रीट करता है। क्या करता है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को जो कोलेजन्स हैं, जो इलास्टिक फाइबर्स हैं, उनको काटता है, उनको तोड़ता है और सेल का रास्ता क्रिएट करता है कि ये ब्लड वेसल को तोड़ के अंदर चले जाए और ब्लड वेसल्स के थ्रू दूसरी जगह पे चले जाए। उसके अलावा सिर्फ जो है ट्यूमर सेल्स जो हैं, ये कैंसर सेल्स, उसमें वो ज़्यादातर एपिथेलियल रीजन के, मेजॉरिटी एपिथेलियल रीजन के लिक्विड भी ट्यूमर्स हैं, जो आपके ल्यूकीमियाज वगैरह हैं, लिम्फोमास हैं, लेकिन ज़्यादातर एपिथेलियल है। इनको ये है कि ये अपनी शेप भी मॉडिफाई करते हैं। अगर ये एपिथेलियल शेप में जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान गैप्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि एपिथेलियल सेल पूरा जाए। तो ये करते हैं कि अपनी शेप को चेंज करते हैं, ये एपिथेलियल से मीजनकाइमल ट्रांजिशन में आ जाते हैं। जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्यूबाइडल शेप के होते हैं, जो मीजनकाइमल सेल्स हैं ये इलिप्टिकल होते हैं। तो इलिप्टिकल जो सेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छा ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा अच्छा पेनिट्रेट करते हैं उन एंडोथेलियल गैप्स में से। तो सेल क्या करते हैं कि अपने आप को चेंज करता है, एपिथेलियल ट्रांसफॉर्मेशन से मीजनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, जिसे कहते हैं EMT या एपिथेलियल टू मीजनकाइमल ट्रांजिशन। ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करते हैं और फिर जहाँ मेटास्टाइज करना होता है वहाँ मेटास्टाइज करके ये फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, मीजनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन में चले जाते हैं, जिसे मेट कहा जाता है। इसलिए जब ट्यूमर एक जगह से कैंसर दूसरी जगह पे फैलता है तो दूसरी जगह पे भी समटाइम्स ये होता है कि आपको ओरिजिनल कैंसर का पता नहीं चलता कि ओरिजिनल किस साइड पे, आपको सेकेंडरी साइड से पता चलता है कि आपकी जो सेकेंडरी प्रॉब्लम से पता चलता है जब आप बायोप्सी करते हैं कि वो जी कैंसर तो जी फलां जगह पे मौजूद है, वो तो ब्रेस्ट में है और आपको जो है ना लिवर के प्रॉब्लम की वजह से आइडेंटिफाई हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये दैट इज़ इन्वेजन मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस जब हम डिटेल में अगर ऑन्कोलॉजी के लेक्चर्स में हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये होता है कि मेटास्टेसिस जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें मेटास्टेटिक नीश किस तरह बनती है, जो प्रेफरेंस साइट्स किस तरह बनती हैं, ये सारा डिटेल जो है वो मेटास्टेसिस के लेक्चर के अंदर है। यू कैन फाइंड दैट लेक्चर ऑन दिस चैनल ऑल्सो। ये वही ट्यूमर किस तरह जो प्राइमरी है वो एंजियोजेनेसिस के ज़रिए, इवन के प्रोटोलाइसिस के ज़रिए कोलेजन वगैरह को तोड़ें, मेटालिक प्रोटीन के किस तरह वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो है वो स्प्रेड हो रहा है। और जो है मेटास्टेटिक नीश जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जी जो जिसमें जो है ना कैंसर सेल्स की अपनी प्रेफरेंसेस होती है कि हमने किस ऑर्गन में जो है वो।
इट स्टार्टेड फ्रॉम क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ द ट्यूमर मेटास्टेसिस, सब क्लोन्स बनते हैं एडियन, इनवेजन और इंट्रावेजन के, वो ब्लड वेसल्स के अंदर आए, ब्लड वेसल्स के अंदर आके ट्यूमर का एम्बुलस बनता है, कैंसर का एम्बुलस। फिर वो ये कि एक्स्ट्रा विजिट करते हैं, वहाँ से ब्लड वेसल्स के बड़े बाहर निकलते हैं और नई जगह पे जाके फिर ब्लड वेसल्स को लेके एंजियोजेनेसिस को करके अपनी जो है साइट को एस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, वैनबर्ग ने 2011 में उन्होंने फिर देखे, उन्होंने कहा कि ये जो 6 हॉलमार्क्स हमने पहले डिटरमाइन किए, इसके अलावा तो कैंसर और भी बड़ी तरीके से चाह रहा है। इम्यून सिस्टम से अवॉइड करना है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेटरी जो फैक्टर्स हैं, जो साइटोकाइंस हैं, वो कैंसर की ग्रोथ को बड़ा प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जिनोम इंस्टेबल रहता है कैंसर का, और जो है ना सेल अपना एनर्जी मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो चेंज करता है। ये नए वो इमर्जिंग हॉलमार्क्स हैं जो कि 2011 में वैनबर्ग ने जो है उन्होंने प्रपोज किए थे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर की ग्रोथ में और उसकी प्रोग्रेशन में। अब 2004 के जो हॉलमार्क्स थे, 6 हॉलमार्क्स जो पहले डिसाइड ये मिले, तो दे आर 10 हॉलमार्क्स, ठीक है, जो कि अब जो है वो कंसिडर किए जाते हैं कि कैंसर ने फ्लरिश करना है, ग्रो करना है, मेटास्टाइज करना है, एंजियोजेनेसिस करनी है, डीरेगुलेटिंग जो है मेटाबॉलिज्म करना है, उसमें इन्फ्लेमेशन करनी है, जिनोमिक इंस्टेबिलिटी, ये सारी जो चीज़ें दे आर नाउ 10 डिफरेंट हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर, जिसकी वजह से कैंसर सेल जो करते हैं। और इन्हीं हॉलमार्क्स पे जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो बेसिक इम्यूनोथेरेपी हो, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना रहे हैं, वो कीमोथेरेपीज हैं, उसकी ड्रग्स बन रही हैं, तो रेडिएशन दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली कैंसर के फॉर्मेशन के ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो देख रहे होते हैं या उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लिहाजा कीमोथेरेपी वगैरह में, ये टारगेटेड ड्रग्स में किसी एक आप ट्रीटमेंट पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो साथ साथ लेनी पड़ती हैं। न्यू हॉलमार्क्स हैं, उसके अंदर डीरेगुलेटेड मेटाबॉलिज्म सबसे बड़ा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड को सेल ने अपनी सर्वाइवल के लिए यूज़ करना होता है कैंसर सेल ने, तो ग्लाइकोलाइसिस के जीन्स हैं वो ओवर एक्सप्रेस हो जाते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस की जब जीन्स ओवर एक्सप्रेस होती हैं तो देयर इज़ वन ट्रीटमेंट मोडालिटी के उसको स्टार्व कराया जाए, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो है that can help in regulation of the cancer. This is one of the hypothesis or theory, और ये proven भी है, लेकिन it's not proven in a clinical trials. इसके लिए G6PD inhibitors और PDK inhibitors जो हैं वो currently market में हैं, जो कि सिर्फ मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ट्यूमर का। अच्छा, अब ट्यूमर का, अब नॉर्मल सेल का अगर आप देखें मेटाबॉलिज्म, तो ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के बगैर, मतलब एनारोबिक और एरोबिक कंडीशंस में डिफरेंट पाथवे। एरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो पायरुवेट है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के यूज़ में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से 36 मोल्स ऑफ एटीपी बनाता है। अगर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी तो पायरुवेट जो है ना वो लैक्टेट में कन्वर्ट होगा और 2 मोल्स एटीपी मिलेंगे। वार्बर्ग फिनोमेना ये है कि जब ऑक्सीजन हो या ना हो, तो जो कैंसर सेल वो क्या करता है कि पायरुवेट को लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की मौजूदगी में 5% ऑफ द पायरुवेट को डाइवर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया की साइड पे, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है इंस्टेड ऑफ 36, जो कि उन 2 मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा जो कि लैक्टेट प्रोड्यूस करता है। लैक्टेट भी प्रोड्यूस होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट भी होता है, और साथ ही जो है ना 4 मॉलिक्यूल्स एटीपी होते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो सर्वाइव करता है। दिस इज कॉल्ड वार्बर्ग इफेक्ट। अब जिनोमिक इंस्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनोमिक इंस्टेबिलिटी इसमें जो है अब लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जो कैंसर है कोलन का, उसमें माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जिनोम इरेगुलरिटीज़ जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है ना दैट इज़ एन हॉलमार्क्स। अब उसमें म्यूटेशंस भी हैं, एपीम्यूटेशंस भी हैं, क्रोमोसोमल अल्ट्रेशंस भी हैं, जिस तरह ट्रांसलोकेशंस की भी बात हुई है कि पीसीस जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के। ये इंस्टेबिलिटी है दैट लीड्स टू मोर एग्रेसिव, ठीक, काइंड ऑफ कैंसर, जो कि ये हॉलमार्क्स में से है।
अब इसमें ये होता है कि अब जो जीनोमिक इंस्टेबिलिटी है उसमें ये है कि जिस तरह BRCA1 BRCA2 जो है रिपेयर जीन्स हैं, ठीक है, इनमें सिर्फ ये दोनों ये रिपेयर जीन्स हैं, इनकी दोनों एलील्स में म्यूटेशंस होना ज़रूरी है कि एक म्यूटेशन जो है वो आपको जो है मदर से मिल जाती है फीमेल को, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक और सोमैटिक म्यूटेशन होती है तो जो है वो BRCA म्यूटेट कर जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नट्सन 2 हिट हाइपोथेसिस है। नट्सन 2 हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि जो ट्यूमर स्प्रेसर जीन है, जो रिपेयर जीन है, इनकी दोनों एलील्स में म्यूटेशन दैट कैन लीड टू कार्सिनोजेनेसिस। अदरवाइज एक म्यूटेशन भी होगी तो जीनोम इतना इंस्टेबल नहीं होता कि उसकी वजह से जो है ना वो कैंसर में सेल जो है ना तब्दील हो जाए। तो you need mutations in both the alleles of these tumor suppressor genes, that is called Knudsen-Tuit hypothesis. इम्यून डेवलपमेंट में नॉर्मली इम्यूनिटी जो है वो आपको इन्फेक्शियस पैथोजन से प्रोटेक्ट भी करती है और हीमोस्टेसिस भी मेंटेन कर रही है। अच्छा, अब जो सेलुलर इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज रिलेटेड, नॉर्मली कोई अटल इम्कान इनकी कोशिश ये होती है कि सेल जो है कार्सिनोमेटिस में ना चेंज हो, अगर हो तो उसको जो है उसको रिवर्ट किया जाए। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन, एनहांसमेंट और सर्वाइवल पाथवे अंदर की म्यूटेशंस आ रही है और दूसरे एंटी ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है ना दैट कैन लीड टू इम्यून अवॉइडेंस। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जो नोबल इनाम मिला वो ये है कि जो आपके नॉर्मल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स से को किस तरह नहीं तोड़ते, वो इस वजह से कि नॉर्मल सेल्स PD1 और PDL1 लाइगेंड्स या CTLA4 लाइगेंड्स एक्सप्रेस करते हैं जिनको ट्यूमर सेल जो है ना भी यूटिलाइज करते हैं। नॉर्मल सेल्स जो है वो ट्यूमर सेल साइटोटॉक्सिक जब टी सेल्स नॉर्मल सेल्स के साथ अटैच होते हैं तो PDL1 और CTLA4 लाइगेंड्स के साथ जो है ना वो रिकग्नाइज करते हैं कि ये अपना ही सेल है, वो उसको इनगल्फ नहीं करते, उसको नहीं तोड़ते और निकल जाते हैं। ट्यूमर सेल्स यही मैकेनिज्म इवॉल्व करता है। जब टी सेल्स उसको डिस्ट्रॉय करने आते हैं तो PDL1 CTLA4 लाइगेंड्स को रिकग्नाइज करते हैं, वो ट्यूमर सेल्स को जो है ना छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं ट्यूमर को प्रोलिफरेट करने। अब इसमें क्या है, इसमें अब जो साइटोकाइंस हैं, जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, वो बहुत सारे जो है प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर्स क्रिएट करते हैं। वो मेटालिक प्रोटीनेजेस या मैट्रिक्स मॉडिफाई एंजाइम्स को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन दैट इज़ वन ऑफ द कंफाउंडिंग फैक्टर जो कि सेल को EMT पे मजबूर करती है कि मेसेनकाइमल ट्रांजिशन में जाना ताकि वो मेटास्टाइज कर सके। तो कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन जो है ना दैट कैन लीड टू कार्सिनोजेनेसिस, और इसलिए ये कहा जाता है कि कैंसर्स आर द वुंड्स व्हिच डू नॉट हील। जो वुंड्स ज़्यादा देर तक हील नहीं करते, जो कंटिन्यूस इंसल्ट में रहते हैं, तो दैट सेल्स स्टार्टेड चेंजिंग इनटू अ कैंसरस फॉर्म। अब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ये स्ट्रेस की शक्ल में हो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो, वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, फूड फैक्टर्स हैं, दैट ऑल लीड्स टू सिक्रीशंस ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। और बहुत सारे साइटोकाइंस हैं जिसमें इंटरल्यूकिन्स हैं, जिसमें हाइपॉक्सी इंड्यूसिंग फैक्टर्स हैं, मेटालिक प्रोटीनेजेस 9 है। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा तो थेराप्यूटिक इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाती है, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जिसमें हेपेटाइटिस C दैट कैन लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, एप्स्टन बार वायरस है, हेलिकोबैक्टर है जो कि स्टमक अल्सर कॉज करते हैं या पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं। दीज ऑल लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होगा, फिर कैंसर सेल सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन, इन्वेजन, एंजियोजेनेसिस, मेटास्टेसिस, कीमो रेजिस्टेंट और रेडियो रेजिस्टेंस को करेगा। ये पैथोलॉजिकल जो इन्फ्लेमेशन है ये अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर फॉर्मेशन या कार्सिनोजेनेसिस। अब ये जो 10 हॉलमार्क्स है उसके अगेंस्ट जो है डिफरेंट ड्रग्स डेवलप हुई हुई हैं, anti-CTLA4 एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स हैं, EGFR इनहिबिटर्स हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के लिए इनहिबिटर्स हैं जिसमें पहले बात की थी, PARP इनहिबिटर्स हैं, इसके अलावा हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिसमें सेलिकॉसिब्स वगैरह हैं, वो बहुत इफेक्टिव रोल है उनका।
मेटास्टेसिस में, कार्सिनोजेनेसिस रोकने में कॉलन कैंसर के। दीज आर ऑल प्रूवन मोडेलिटीज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंगल एंटिटी के तौर पे हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। कैंसर को जब भी आपने ट्रीट करना है, यू हैव टू हैव फुल इंफॉर्मेशन कि किस स्टेज पे या किस ग्रेड पे कैंसर किस तरह बिहेव कर रहा है। क्या ये इन्फ्लेमेटरी एक्शन के साइड पे बिहेव कर रहा है, या उस लेवल पे एंजियोजेनेसिस और मेटास्टेसिस ज़्यादा हो रही है, या जो है ट्यूमर में कौन कौन सी जो प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं या ट्यूमर स्पेसर जीन्स हैं वो किस तरह ख़राब हुई हुई हैं। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि ट्यूमर की किस स्टेज पे या कैंसर की किस स्टेज पे कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो एक्ट कर रहे हैं, तो उस लेवल पे हम उसी तरह ट्रीटमेंट्स को मॉडिफाई करके इसको कार्सिनोजेनेसिस को रोक सकते हैं। ये थोड़ा सा माइक्रो एनवायरनमेंट के मतलब जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि कैंसर जो उसके इर्द गिर्द फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, उसके इर्द गिर्द जो पेरिसाइट्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो वहाँ मैक्रोफेजेस होते हैं, उनको वो अपने तौर पे बड़ा कल्परेट है, लेकिन वो अपने छोटे छोटे करिंदे प्रोड्यूस करता है, और फिर यही करिंदे, यही छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं उसको प्रमोट करने में हेल्प। प्री मेटास्टेटिक निश की बात की थी, उसमें जो है फाइब्रोनेक्टिन, मेटालिक प्रोटीनेजेस 2 एक्सोसोम से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर अपने कंपोनेंट्स को भी लेके जाते हैं। जब ये माइग्रेट कर रहे होते हैं तो अगली जगह पे ऑटोक्राइन, टीएनसीज और एडहेरेंट प्लेटलेट्स को लेके जाते हैं। अपने फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आप अपने साथ भी सारा सामान लेके जाते हैं। तो कैंसर सेल्स भी अपने साथ बहुत सारे फैक्टर्स को लेके जाते हैं। कुछ फैक्टर्स वो लोकली प्रोड्यूस होते हैं, कुछ फैक्टर्स को ये लेके जाते हैं। इसके अलावा कुछ कीमोकाइंस हैं जिसमें CXCL12 और CXCR रिसेप्टर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी मेटास्टेसिस में, मेटास्टेटिक नीश को प्रमोट करने में। इसके अलावा हाइपॉक्सिक रीजन्स, वहाँ जो हाइपॉक्सिया होता है वो प्रमोट करता है मेटास्टेसिस की आउटग्रोथ को। इसके अलावा जब मेटास्टेटिक नीश जब बनती है तो उसमें वहाँ जो सिक्रीटेड एंजाइम्स हैं, वहाँ जो ग्रोथ फैक्टर्स स्पीड हो रहे हैं, वहाँ जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उस टिश्यू की मौजूद है, उसके अलावा प्लेटलेट्स, दीज ऑल प्रमोट कैंसर सेल रेजिडेंस देयर। ठीक है, मेटास्टेटिक नीश जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हाइपॉक्सिक रीजन है, और एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसमें करता है, जिस तरह करते हैं कि जी बोन मैरो में जो स्टेम सेल की जो नीश होती है, ठीक है, दैट कैन एक्ट एज अ मेटास्टेटिक नीश फॉर अगर बोन मैरो का स्टेम सेल जो है वो खराब हो जाए। हाइपॉक्सिया की बात की, हाइपॉक्सिया नॉर्मली जो है ना कैन लीड टू डिफरेंट फैक्टर्स, जो कि वेस्कुलराइजेशन में, एंजियोजेनेसिस में, ट्यूमर रेजिस्टेंस, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट में, इन्वेजन मेटास्टेसिस, सर्वाइवल, इम्यून रिस्पॉन्सेस को अवॉइड करने, जिनोमिक इंस्टेबिलिटी, इसमें बहुत सारा ये रोल प्ले करता है हाइपॉक्सिया। इसलिए जितना ट्यूमर हाइपॉक्सिक ज़्यादा होगा उसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम होगी, जितना वो बड़ा होगा उसके जो आउटर सेल्स होंगे जिसपे एंजियोजेनेसिस की ना होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स सही नहीं पहुँच रहे होंगे, लो ऑक्सीजन, वो सेल्स उतने ही रेजिस्टेंट होते हैं। रेडिएशन थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर वो यही फैक्टर है कि हम जो है जो हाइपॉक्सिक सेल्स को जो है ना वो तोड़ते हुए, उसको ख़राब करते हुए अंदर उन सेल्स तक एक्सेस करते हैं जो कि कंटिन्यूसली जो है ना ऑक्सीजन कंसनट्रेशन के अंदर होते हैं। जब उनको रेडिएशन मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जो है अभी तक जो रिसर्च हुई है, अभी बात जिस तरह रिसर्च आगे एडवांस होती जा रही है, अभी इस आइसबर्ग का बहुत सारा अभी हमने जो है ना तलाश करना है, वो फैक्टर्स तलाश करने, एक कॉमन ट्रीटमेंट्स तलाश करनी है कि वो एक कॉमन ट्रीटमेंट कम से कम डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्रेशन पे जो है कैंसर को ख़त्म कर सके। क्योंकि अभी बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम जो है अभी इस पर होना बाकी। Thank you very much. If you have any question, you can email me. Thank you very much.